नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर सीएम योगी के दिए बड़े बयान की, यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस के महाशंखनाद की और बीजेपी नेता के दिए विवादित बयान की, और आखिर में बात होगी बंगाल के सियासी दंगल की। लेकिन इन तमाम खबरों को विस्तार से समझने से पहले चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने फिनलैंड के प्रधानमंत्री के संग की बैठक, रिश्तों की मजबूती पर हुई बात। फलता पुनर्मतदान से पहले टीएमसी को लगा बड़ा झटका, जहांगीर खान ने वापस लिया नामांकन। एमपी को अयोग्य घोषित करने की याचिका 3 वर्ष तक अटकी रही, आरटीआई से खुलासा। लुधियाना में पंजाबी सिंगर इंदर कौर की हत्या, नीलो नहर में मिला शव। सीएम योगी के नमाज वाले बयान पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, बोले भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दों से भटका रही है। 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी, पीएम मोदी पर जमकर साधा निशाना। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर याचिका खारिज की, सार्वजनिक जगह से हटाने का आदेश बरकरार। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन, एमसीडी ने शाहजादा बाग में गिराया अवैध ढांचा। सोने चांदी के भाव में आज भारी उठापटक, 1,59,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। घरेलू शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 114 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,000 से फिसला। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, और सबसे पहले बात करेंगे आज के पहले और खास मुद्दे के बारे में। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बयानों के तीर तीखे चलने लगे हैं और माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। बकरीद के मुहाने पर खड़े उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज पढ़ने के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब तक का सबसे कड़ा और दो टूक बयान दे डाला है। जी हां, राजधानी लखनऊ में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के मध्य से सीएम योगी ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कह दिया कि सड़कें चलने के लिए हैं, तमाशा बनाने के लिए नहीं। अगर प्यार से मानोगे तो ठीक है, वरना सरकार के पास दूसरा तरीका भी तैयार है। वहीं इस बयान के आते ही विपक्षी खेमे में भी खलबली मच गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए पलटवार कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को ब्रह्मांड की सबसे अधर्मी पार्टी करार दिया। उत्तर प्रदेश के कानून, नियम और धर्म के नाम पर शुरू हुआ ये सियासी घमासान अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। आइए जानते हैं। लखनऊ के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे रौब में नजर आए। उन्होंने जनता और देश विदेश के लोगों के बीच उत्तर प्रदेश की बदली छवि का जिक्र करते हुए कहा, लोग मुझसे अक्सर पूछते थे कि साहब क्या आपके उत्तर प्रदेश में सचमुच में सड़कों पर नमाज नहीं होती? मैं उन्हें सीना ठोंक कर कहता हूं कि कतई नहीं होती। आप खुद आकर देख लीजिए, अब उत्तर प्रदेश की सड़कों पर नमाज नहीं होती। योगी आदित्यनाथ ने तीखे लहजे में सवाल उठाया कि आखिर किसी को भी चौराहे पर आकर तमाशा बनाने और सड़क रोकने का क्या अधिकार है? आम जनता का आवागमन बाधित करने का हक किसी के पास नहीं है। जिसको भी इबादत या नमाज पढ़नी है वह इसके लिए निर्धारित धार्मिक स्थल पर जाकर नमाज पढ़े, सड़क पर कतई नहीं। उन्होंने कहा कि नियम और कानून सबके लिए बराबर हैं। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे।
सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है। सीएम योगी ने दो टूक कह दिया है कि सरकार का नियम सबके लिए बराबर है। सड़क किसी एक की नहीं बल्कि आम नागरिक, मरीज, कामगार, कर्मचारी और व्यापारी के लिए है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून के राज का हवाला देते हुए उपद्रवियों और नियम तोड़ने वालों को खुली चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि हमारा पहला काम संवाद बनाना है। वहीं मुख्यमंत्री के इस तड़कते भड़कते बयान के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार करने में जरा सी भी देर न की। उन्होंने सीएम योगी के नमाज वाले बयान पर गहरी आपत्ति जताते हुए कहा कि सड़कों के इस्तेमाल के लिए पहले से ही नियम कानून बने हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे को धार्मिक रंग देकर केवल राजनीतिक लाभ लेने की पूरी कोशिश करती है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के सनातन प्रेम पर बड़ा सवालिया निशान लगाते हुए हाल ही की एक घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कभी कुछ दिन पहले ही अधिवक्ता संघ के लोग अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और जब वो सड़कों पर निकले थे उन वकीलों के हाथ में पवित्र रामचरितमानस थी, लेकिन इस सरकार ने उनकी धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान न किया। उन पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। नमाज के बहाने शुरू हुई इस जंग में अखिलेश यादव ने योगी सरकार की नाकामियों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर केवल खोखले दावे किए जा रहे हैं। सरकार ही ना तो स्मार्ट सिटी योजना जमीन पर कहीं दिखा रही है और ना ही उनकी स्मार्ट मीटर योजना टिक सकी, जिससे भारी गड़बड़ियों के बाद सरकार को खुद पीछे हटकर इसको हटाना पड़ा। अखिलेश यादव ने कहा, जब सरकार हर मोर्चे पर फेल हो रही है तो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ऐसे धार्मिक विवाद खड़े किए जा रहे हैं। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में त्योहारों के सीजन में ठीक पहले सड़कों पर नमाज को लेकर शुरू हुआ ये घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने संवाद या संघर्ष की राजनीति साफ करके ये जता दिया है कि कानून तोड़ने वालों के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो वहीं अखिलेश यादव ने इसे भारतीय जनता पार्टी की ध्रुवीकरण की राजनीति बताकर चुनावी बिसात बिछा दी है। अब देखना यह होगा कि सरकार के इस सख्त अल्टीमेटम का जमीन पर क्या असर देखने को मिलता है और आगामी त्योहारों के दौरान उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इस सियासी रार के बीच कितनी मुस्तैद रहती है। खैर, इसी के साथ बढ़ेंगे खबरें अब तक में अगले मुद्दे की तरफ। उत्तर प्रदेश की सियासत में 3.5 दशक से सत्ता का बनवास झेल रही कांग्रेस अब करो या मरो की हुकार भर दी है। जी हां, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज सीधे उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे हैं। ये दौरा सिर्फ एक सांसद का अपने क्षेत्र में आना भर नहीं है, बल्कि ये साल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का महाशंखनाद है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को जो 6 सीटों की संजीवनी दी है, राहुल गांधी उसे 2027 में सत्ता के सिंहासन में बदलने के लिए खुद सूबे की सियासी नवज टटोलने जमीन पर उतर चुके हैं। राहुल गांधी अब अमेठी जैसी पुरानी गलती रायबरेली में नहीं दोहराना चाहते। वे किसी मैनेजर के भरोसे नहीं बल्कि खुद फ्रंट फुट पर आकर उत्तर प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं। आइए देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। आज मंगलवार को जैसे ही राहुल गांधी ने रायबरेली की सीमा में कदम रखा, सियासी पारा 7 में आसमान पर पहुंच गया। राहुल गांधी सबसे पहले सीधे जिले की सीमा पर स्थित प्रसिद्ध चुरुआ हनुमान मंदिर पहुंचे, क्योंकि आज बड़े मंगल का भी दिन है। ऐसा माना जाता है कि जेठ के जो मंगल होते हैं वो हनुमान जी की खास पूजा के लिए मनाए जाते हैं, खास तौर पर लखनऊ और लखनऊ के आसपास के जिलों में। वहां उन्होंने बजरंगबली की चौखट पर माथा टेका, विधि विधान से पूजा अर्चना और
गदाधारी हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर अपने इस मिशन की शुरुआत की। मंदिर से प्रसाद लेने के बाद राहुल गांधी का काफिला सीधे बछरामा विधानसभा के ठुकराइन खेड़ा पहुंचा। यहां उन्होंने अपनी सांसद निधि से बने बारात घर का भव्य उद्घाटन किया। आपको बता दें, इस बारात घर की कहानी भी काफी दिलचस्प है। दरअसल क्षेत्र के लोग सालों से इसकी मांग कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने अपने सांसद से गुहार लगाई थी। राहुल ने बिना देर किए इस मांग को पूरा किया। इस बारात घर के शुरू होने से अब कसरावा, मल्हेपुर, गणेशपुर समेत आधा दर्जन गांव के करीब 15,000 परिवारों को सीधा लाभ मिलता है। वहीं उद्घाटन के बाद राहुल गांधी ने जमीन पर बैठकर ग्रामीणों से विकास कार्यों पर लंबी चर्चा की और उनकी समस्याएं सुनी। इतना ही नहीं, रायबरेली के शहरी और ग्रामीण इलाकों को साधने के लिए राहुल गांधी ने सौगातों की बौछार कर दी है। वह रायबरेली शहर की वार्ड 14 के पहलवान पीर बाबा गोरा बाजार पीएससी गेट के सामने बनी 80 लाख रुपए की लागत वाली 500 मीटर डाबर रोड का उद्घाटन करने पहुंचे। नगर पालिका रायबरेली द्वारा बनाई गई इस सड़क के न होने से स्थायी लोगों के बारिश के मौसम में कीचड़ और भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जनता ने राहुल गांधी के कैंप कार्यालय में गुहार लगाई थी और राहुल ने तुरंत इसका संज्ञान लेकर सड़क का निर्माण कराया। इसके बाद राहुल गांधी लालगंज पहुंचे, जहां उन्होंने महिला संवाद कार्यक्रम में शिरकत की और महिलाओं को बड़ी सौगात दी। कांग्रेस का पूरा फोकस आदि आबादी को अपने पाले में करने का जो है। दरअसल राहुल गांधी के इस 2 दिवसीय दौरे की रूपरेखा बेहद आक्रामक है। वह रायबरेली के कीरो में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं में जोश भरा और जनता से संवाद स्थापित किया। इसके अलावा वह भुरामऊ गेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाकर सीधे आम लोगों की फरियादें और समस्याएं सुन रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि राहुल गांधी ने बछरामा को ही अपनी सौगातों के लिए क्यों चुना। दरअसल रायबरेली लोकसभा क्षेत्र के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि फिलहाल इनमें से एक भी सीट पर कांग्रेस का विधायक नहीं है। 2017 में कांग्रेस के 2 विधायक जीतना जरूरी थे, लेकिन वे बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अगर बछरावा विधानसभा की बात करें तो यहां कांग्रेस का आखिरी विधायक साल 2007 से 2012 तक राजाराम त्यागी के रूप में था, जो अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। फिलहाल बछरावा से राहुल गांधी के बेहद करीबी सुशील पासी 2027 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने खुद बछरावा पहुंचकर विकास की जो सौगात दी है, उससे जमीन पर सुस्त पड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गजब का करंट दौड़ गया है। आपको बता दें, कांग्रेस इस बार कोई भी कच्चा खेल खेलने के मूड में नहीं है। पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के कड़वे अनुभवों से बड़ा सबक सीखा है। बिहार में सीट बंटवारे की बातचीत में हुई देरी और इंडिया गठबंधन के साथियों के बीच हुई तनातनी ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया था। उत्तर प्रदेश में ये गलती ना हो, इसलिए यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने अभी से ही मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अलग अलग जोनों की जिम्मेदारी संभाल रहे अपने राष्ट्रीय सचिवों को अभी से ही उम्मीदवारों की सूची बनाने का कड़ा टास्क सौंप दिया है। राजनीति ये भी है कि पहले उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों की एक लंबी लिस्ट तैयार की जाए। इसके बाद दूसरी लिस्ट में 100 से 120 ऐसे मजबूत सीटों की पहचान की जाए, जहां उम्मीदवारों के नाम बिल्कुल फाइनल कर दिए जाएंगे। राष्ट्रीय सचिव ने इन नेताओं से बातचीत और इंटरव्यू करना शुरू कर दिया है, जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। विधानसभा वाइज जमीन से उनका फीडबैक लिया जा रहा है और मजबूत उम्मीदवारों की तलाश तेज कर दी गई है। जाहिर है 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की केमिस्ट्री सुपरहिट रही थी। कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थीं और 5 सीटों पर वह बेहद मामूली अंतर से हारी थी। अखिलेश यादव भी साफ कह चुके थे कि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन फाइनल है और सीट शेयरिंग पर बात हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस इस बार सपा के सामने कमजोर बैकफुट पर नहीं बल्कि पूरी मजबूती से टेबल पर बैठना चाहती है। कांग्रेस का टारगेट उत्तर प्रदेश के हर जिले से कम 1 या 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का है। कांग्रेस सपा के सामने टेबल पर 120 सीटों का दावा ठोकेगी, लेकिन अंदरूनी रणनीति के मुताबिक उसका फाइनल टारगेट कम से कम 80 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने का है। उम्मीदवारों की लिस्ट पहले से ही तैयार रखकर कांग्रेस सपा के साथ समय रहते ही सीट बंटवारा फाइनल करना चाहती है, ताकि ऐन वक्त पर कोई किचकिच न हो।
वहीं उत्तर प्रदेश की सत्ता का दोबारा काबिज होने के लिए कांग्रेस अपने उसी पुराने और पारंपरिक वोट बैंक की तरफ लौट रही है जिसने कभी दशकों तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का राज चलाया था। कांग्रेस की नई सोशल इंजीनियरिंग का आधार मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण समीकरण है। वहीं उत्तर प्रदेश की आबादी में इस त्रिकोण की ताकत तो सबने समझी और जानी भी है। मुस्लिम मतदाता कुल आबादी का लगभग 20% है, जो कांग्रेस के लिए जरूरी है। दलित समुदाय कुल मिलाकर आबादी का लगभग 22% है। ब्राह्मण समाज कुल आबादी का लगभग 8 से 10% है। कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल गांधी का ये तूफानी दौरा उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने के लिए ही है। भुरेमऊ गेस्ट हाउस में बंद कमरों में जो संगठनात्मक समीक्षा बैठकें हो रही हैं, उनका मूल एजेंडा बेहद आक्रामक है। राहुल गांधी ने साफ निर्देश दिए हैं कि पार्टी संगठन को अब बूथ स्तर तक मजबूत करना जरूरी है। युवा और महिला कार्यकर्ताओं की भागीदारी को केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी बढ़ाना होगा और गांव में जनसंपर्क अभियानों की रफ्तार को 10 गुना तेज करना होगा। ऐसे में राहुल गांधी ने रायबरेली और अमेठी की धरती पर पैर रखकर 2027 की वो बिसात बिछाई है, उसने विरोधी खेमे में हलचल पैदा कर दी है। दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण की इस त्रिकोणी और सपा के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का कांग्रेस का ये फॉर्मूला कितना हिट होगा, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन राहुल गांधी के तेवरों ने ये साफ कर दिया है कि 2027 का यूपी दंगल बेहद रोमांचक और तड़कता भड़कता होने वाला है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से एक ऐसा सनसनीखेज और खौफनाक मामला सामने आया है जिसने सूबे की सियासत में भूचाल ला दिया है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर वो क्या है, तो आपको बताते हैं। सिकंदराबाद नगर पालिका के चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर प्रदीप दीक्षित ने तृणमूल कांग्रेस की 5 राउंड लोकसभा सांसद शाइनी घोष का सिर काटने वाले को खुलेआम 1 करोड़ रुपए का इनाम देने का तालिबानी ऐलान जो कर डाला है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के नेता का आरोप है कि शाइनी घोष ने शिवलिंग का घोर अपमान किया है, जिससे उनकी और करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठोस पहुंची है। वहीं एक महिला सांसद के खिलाफ सरेआम मौत का फरमान जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पारा तो वैसे ही पूरे देश का बड़ा है, खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ तो बहुत गर्मी है इस समय। वहाँ ये राजनीतिक पारा भी बड़ा। विपक्ष ने जहाँ इसे बेहद शर्मनाक बताया और पुलिस कार्रवाई की मांग की, वहीं चौतरफा घिरती देख भारतीय जनता पार्टी ने फौरन ही अपने नेता के इस खूनी बयान से पलड़ा झाड़ लिया। दरअसल ये पूरी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सिकंदराबाद में आयोजित एक बड़े विरोध प्रदर्शन के दौरान की गई। वहां पर विभिन्न हिंदू संगठनों की तरफ से देवी देवताओं के अपमान के खिलाफ 3100 किलोमीटर लंबे एक ऐतिहासिक और बहुत बड़ी पैदल यात्रा निकाली जा रही थी। इसी आंदोलन के बीच जब बीजेपी नेता डॉक्टर प्रदीप दीक्षित मंच पर भाषण देने पहुंचे तो उन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। मंच से दिया गया उनका ये भड़काऊ भाषण अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुका है और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आप भी देखिए ये वीडियो। 3100 किलोमीटर तक प्रचारित करना, जो शाइनी घोष का सर काट के लाएगा उसे डॉक्टर दीक्षित 1 करोड़ रुपया इनाम दे। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर वो कौन सा विवाद है जिसने भारतीय जनता पार्टी के नेता को इस कदर अंधा कर दिया। दरअसल ये पूरा वखेड़ा शाइनी घोष के एक बेहद पुराने सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है। ये विवादित पोस्ट साल 2015 में उनके अकाउंट से शेयर किया गया था, जिसमें शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक तस्वीर थी। ये पोस्ट साल 2021 में और फिर हालिया चुनावों के दौरान इंटरनेट पर दोबारा वायरल हो गया, जिसके बाद देश के कई हिस्सों में उनके खिलाफ केस भी दर्ज कराए गए थे। हालांकि इस पूरे मामले पर टीएमसी सांसद शाइनी घोष पहले ही अपनी सफाई दे चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि साल 2015 में उनका सोशल मीडिया अकाउंट पूरी तरह से हैक हो गया था और वह आपत्तिजनक फोटो किसी सातर हैकर ने दुर्भाग्य के तहत डाली थी। शाइनी के मुताबिक जैसे ही उन्होंने अपने अकाउंट का एक्सेस वापस मिला, उन्होंने बिना देर किए फौरन इस विवादित पोस्ट को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। वहीं इस भारी हंगामे के बीच एक बड़े पुलिस अधिकारी का कहना है कि मामले की मॉनिटरिंग की जा रही है और लिखित शिकायत मिलते ही सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ मंच से
सरेआम 1 करोड़ की सुपारी दिए जाने के बाद जब मामला पूरी तरह बढ़ा और चौतरफा विरोध होने लगा तो भारतीय जनता पार्टी तुरंत बैकफुट पर आ गई। डैमेज कंट्रोल में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने बिना देर किए डॉक्टर प्रदीप दीक्षित के इस हिंसक बयान से पूरी तरह अपना पलड़ा झाड़ लिया। देखा जाए तो एक तरफ जहां आस्था के अपमान को लेकर हिंदू संगठन सड़कों पर हैं, वहीं दूसरी तरफ कानून को ठेंगा दिखाकर सरेआम सिर काटने का इनाम घोषित करना उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के दावों पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना यह होगा कि अपराधी और उपद्रवियों को ठीक करने का दम भरने वाली सूबे की पुलिस इस रसूखदार नेता के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई करती है और क्या कदम उठाती है। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत से आज एक बड़ी खबर सामने आई। 21 मई को होने वाले हाई प्रोफाइल फलता विधानसभा सीट के पुनर्मतदान से ठीक 2 दिन पहले ही तृणमूल कांग्रेस को एक ऐसा झटका लगा है जिसने पूरी पार्टी को हिलाकर रख दिया है। खुद को पुष्पा बताकर उत्तर प्रदेश के सिंघम आईपीएस अधिकारी को खुली चुनौती देने वाले टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने ऐन वक्त पर चुनावी रण छोड़ दिया है। जी हां, प्रचार खत्म होने के ठीक आखिरी दिन जहांगीर खान ने अचानक खुद को चुनावी प्रक्रिया से पूरी तरह अलग करने का सनसनीखेज ऐलान कर दिया है। टीएमसी के इस अवैध गढ़ में उम्मीदवार के इस तरह मैदान छोड़ने से जहां भारतीय जनता पार्टी की राह बिल्कुल आसान हो गई है, वहीं जैसे ही जहांगीर खान के पैर पीछे खींचने की खबर आई, विरोधी खेमे ने टीएमसी को आड़े हाथों ले लिया। फलता सीट पर हुई इस अभूतपूर्व सियासी घटना पर तीखा रिएक्शन देखते हुए बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने कहा, चुनाव का नतीजा तो पहले से ही सबको मालूम है, इसीलिए टीएमसी का कोई भी कैंपेनिंग मैदान में नहीं चल रहा था। आपको बता दें, फलता विधानसभा सीट हाई प्रोफाइल डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जिससे टीएमसी का सबसे सुरक्षित किला माना जाता रहा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि दोबारा हो रहे मतदान की तैयारियां और प्रचार के दौरान टीएमसी का कोई भी बड़ा शीर्ष नेता मैदान में नजर नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी जहांगीर खान पर सीधा निशाना साधते हुए बड़े ही फिल्मी अंदाज में पूछा, आखिर हमारा पुष्पा कहां गायब हो गया। दरअसल पिछले कुछ ही दिनों से फलता का ये चुनाव किसी बॉलीवुड एक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा रोमांचक बना हुआ था, जिसकी शुरुआत तब हुई थी जब चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उत्तर प्रदेश के बेहद कड़क और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को फलता का विशेष पर्यवेक्षक बनाकर भेजा। उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग में अजय पाल शर्मा को सिंघम के नाम से सारे लोग जानते हैं। आपको बता दें कि फलता विधानसभा सीट पर दूसरे चरण के दौरान मतदान हुआ, लेकिन वहां बड़े पैमाने पर वोटरों को डराने, धमकाने, बूथ कैप्चरिंग और ईवीएम में भारी गड़बड़ी की गंभीर शिकायतें सामने आई थीं। चुनाव आयोग ने कड़ा संज्ञान लेते हुए इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का घोर हनन माना और फलता के इतिहास में पहली बार पूरी विधानसभा सीट का चुनाव रद्द कर दिया गया। चुनाव आयोग के सख्त आदेश के मुताबिक अब 21 मई को फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक दोबारा वोट डाले जाएंगे। तो आज खबरें अब तक में आपने देखा कि किस तरह उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक सियासी पारा 100 डिग्री को पार कर चुका है। चाहे वह सड़कों का नमाज को लेकर योगी सरकार का कड़ा रुख हो या फिर राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश 2027 को फतेह करने वाला मास्टर प्लान। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आने वाले दिनों में देश की राजनीति का ये दंगल और भी ज्यादा आक्रामक, दिलचस्प और तड़कता भड़कता होने वाला है। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नई खबरें और उनके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।